मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो हैं इस समय जर्मनी के अंदर एक पर्वत की चोटी पर बैठकर चर्चा कर रही हैं। बढ़िया चाय काफ्ते के नाश्ते चल रहे हैं और इसी बीच में मोदी जी भी पहुंच गए हैं। G7 की बैठक की चर्चा हो रही है और दुनिया के जब बड़े बड़े देश मिलते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं, आज का सेशन उसी पर है। यह सेशन खास है। देखिए, G20 की समिट हो, G7 की समिट हो, ब्रिक्स की समिट हो, है ना, या फिर क्वाड की समिट हो, या आगे आने वाले समय पे I2U2 की समिट हो, आसियान की समिट हो, कुछ समिट्स ऐसी हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी में महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। यहां पर बातें जो होती हैं उसी की दिशा में वर्ल्ड का ऑर्डर सेट हो जाता है, उसी दिशा में दुनिया को काम करना होता है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स आकर के बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, G7 क्या है, कब बना, ये तो सब बातें बेसिक हैं, हो जाएंगी। मैं टू द पॉइंट चलता हूं क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा यही सवाल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअली अगर बताएं तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि ये कौन सी बैठक है, तो ये 48वीं G7 की बैठक है जो कि इस समय जर्मनी के अंदर आयोजित हो रही है। वर्ल्ड लीडर्स मिले, उन्होंने जो सबसे बड़ी बातें करी उनमें से सबसे पहली और बड़ी बात जो है वो है $600 बिलियन खर्च किए जाएंगे दुनिया के विकास के लिए। कितना? $600 बिलियन को खर्च किया जाएगा ताकि दुनिया का डेवलपमेंट किया जा सके। और कार्य ये क्यों किया जाएगा? ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। चीन को काउंटर क्यों करना है? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो 2013 में चीन ने शुरू किया था, जिसके तहत वो गरीब देशों को लोन देता था, वहां पर पोर्ट, रोड या फिर अन्य फैसिलिटी डेवलप करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाता था, उसी को काउंटर करने के लिए दुनिया के ये 7 बड़े देश एक साथ आए हैं। चर्चा में आगे भी बताएंगे कि अमेरिका 200 बिलियन देगा, आगे बताएंगे, महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस G7 मीटिंग में जेलेंस्की ने भी पार्टिसिपेट किया। कौन है ये? यूक्रेन के राष्ट्रपति। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। किसके माध्यम से? वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। क्या केवल भारत की तरफ से मोदी जी गए हैं या फिर दुनिया के और भी नेताओं को इसमें इनवाइट किया गया है? क्या भारत G7 का मेंबर है? जी नहीं, G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन G7 नेशंस दुनिया के बड़े देशों को आमंत्रित करते हैं। बड़ा सवाल है, क्या इसमें चीन को आमंत्रित किया जाता है? कभी नहीं। ठीक है, तो सवाल बनता है, क्या इसमें रशिया था? जी नहीं, रशिया होता था तब ये G8 कहलाते थे। रशिया को 2014 में निकाल दिया गया। अब ये क्या कहलाते हैं? अब ये G7 कहलाते हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल बातें हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने बैठ करके दुनिया भर के बारे में कुछ ना कुछ बातें की। जैसे यूक्रेन के बारे में कहा कि जितना भी खर्चा हमको यूक्रेन पर करना है वो सारा हम रूस से वसूलेंगे। कैसे वसूलोगे? कि रूस जो भी सामान हमें बेचता है उस पर हमने भर भर के टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। उस टैरिफ से हम यूक्रेन की मदद करेंगे और तब तक मदद करेंगे जब तक कि यूक्रेन के शांति स्थापित नहीं हो जाती। ठीक है ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज, अफगानिस्तान, इन सब पर कुछ ना कुछ बातें बोली है, हम आएंगे एक एक करके सभी चीजों के ऊपर। ठीक है, ये 3 दिवसीय समिट है जर्मनी में। संडे के दिन यह समिट शुरू हुई है। एनुअल मीटिंग है, आल्प्स पर्वत के ऊपर हो रही है। जिस जगह हो रही है वहां एक रिसोर्ट है एल्माऊ के नाम से, उस रिसोर्ट में यह मीटिंग हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन एजेंडा है वो यूक्रेन के साथ में दुनिया किस प्रकार से मेंटेन हो, इस बारे में विशेष रूप से चर्चा हो रही है। साथ में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से चाइना को काउंटर किया जाए। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो आपको साथ के साथ यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ 7 के अंदर कौन कौन शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। साथ में यहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन हमेशा प्रेजेंट होता है। देखिए, यह तथ्य ऐसा है जो कि आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। हालांकि बोलते इसको G7 है, लेकिन आप लोग अगर काउंट करने के लिए निकलेंगे तो आप यहां पर एक बात देखिए, ये जो चीज है ना, एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देश तो 7 हैं, लेकिन हमेशा यहां पर यूरोपियन यूनियन प्रेजेंट होता है। यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि वो 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यहां हमेशा भेजते हैं। ये नियम से चला आ रहा है। यहां पर इस बार जर्मन के काउंसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया। लेकिन क्या केवल इंडिया को इनवाइट किया? जी नहीं, इंडिया के साथ साथ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका भी
इस समिट के अंदर शामिल हुए, है ना। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए कि केवल इंडिया नहीं गया था, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका भी यहां पर शामिल हुए थे, ठीक है। 27 जून को यह मीटिंग शुरू हुई। इसके अंदर व्लादिमीर जेलेंस्की वीडियो कॉल के माध्यम से यहां पर शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मामले पे आप इसका थोड़ा महत्व इस प्रकार से समझिए कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं। या यूं समझिए कि अमेरिका का जिन जिन के ऊपर प्रभाव है वो लोग शामिल होते हैं। आपसे पेपर्स के अंदर पूछा जा सकता है स्कॉलेस एल्माउ, ये इस जगह का नाम है जहां पर ये जर्मनी में मीटिंग हुई। एक ऐसी होटल जिसके अंदर AC नहीं लगे हुए हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक होटल है जहां पर यह मीटिंग हो रही है। एक 5 सितारा होटल है, याद करने के लिए, क्योंकि पेपर में कई बार जैसे बियारिट्स वगैरह जब जगह के बारे में पूछ लेते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। G7, G8, G7 का क्या इतिहास है ये मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं। फिलहाल के लिए दुनिया के जो बड़े संगठन हैं उनके बारे में जान लीजिए। जब बात हो G7 की तो अल्फाबेटिकली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US और UK शामिल होते हैं। वही बात हो G8 की तो G8 का जब शब्द जिक्र होता है तो रशिया को शामिल करके G8 कहा जाता था, लेकिन G7 ने अपने में से G8 को वर्ष 2014 में इसलिए निकाल दिया क्योंकि उस समय इसने यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया था। बाकी G20 की जब हम जिक्र करते हैं तो बाकी ये सब देश शामिल हैं। भारत G20 में शामिल होता है, चाइना भी G20 में शामिल होता है। याद रखने की बात यूं है कि G20 के लिए ही इन दिनों सुर्खियां बनी हुई हैं। वर्तमान में G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है, भविष्य में इंडिया के अंदर होगी और इंडिया में कश्मीर में आयोजित कराए जाने को लेकर के वर्तमान में वाद विवाद चल रहा है। दुनिया भर के लोग इस पर अपनी राय देने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। G7 देशों की विशेषता क्या है? G7 देशों की विशेषता यह है कि ये केवल दुनिया की 10% आबादी रखते हैं, लेकिन इनका ग्लोबल GDP में 31% कंट्रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां बात हो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की, ये दुनिया की 21% कार्बन डाइऑक्साइड ये 7 देश मिलके उत्सर्जित करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस फैक्ट को मैं आपको इंडिया के रेफरेंस में भी बताना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया ने अपने द्वारा इस बात को बहुत अल्टीमेट तरीके से रखा। आप सोचिए जहां सब 7 देश जो हैं, मोदी जी ने इस बात को कहा है बकायदा इस जगह पर कि आप 7 देश हैं और दुनिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसका 21% आप अकेले ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, 7 देश, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हटा दो, केवल G7 की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया जो कि दुनिया की 17% पॉपुलेशन रखता है, केवल 5% ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित करता है। यह इंडिया ने अपनी बात में रखा है और कहा है कि आप वर्ल्ड लीडर्स हैं लेकिन समझ के काम करिए, ठीक है। G7 की क्या क्या विशेषताएं हैं ये मैंने सब यहां पर लिख करके दे दी हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मतलब इस विशिष्टताओं के रूप में कंटेंट में आपको क्लास पूरी होने के बाद अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर या जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध कराऊंगा। आप पूछेंगे सर इस सवाल में इंटरेस्ट नहीं भी आए तो क्या सुनना जरूरी है? बिल्कुल सुनना जरूरी है अगर आपको यह जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार के संगठनों की बातचीत से ही भविष्य की राह तय होती है। जैसे इन्होंने हाल ही में रशिया से कहा है कि हम रशिया से कहते हैं कि वो यूक्रेन के रास्ते जो भी ब्लैक सी से होकर के गेहूं भेजा जा सकता है उसके भेजने पर काम करें, यानी फ्री पासेस के ऊपर काम करें कि गेहूं को निकलने दीजिए, आप जाने की इजाजत दीजिए। नंबर 1 बात। दूसरा यहां पर कहा गया है कि हम ये पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं यूक्रेन को कि हम $29.5 बिलियन का बजट देंगे। किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन के लिए तो कसम यह खाई गई है कि आप लास्ट तक सब तरह से हमारे साथ जुड़कर रहिए, हम आपको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। यानी कि मिलिट्री से लेकर के सब प्रकार की सुविधा अमेरिका यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। ना केवल अमेरिका बल्कि G7 ने मिलकर के यह बात कही है। साथ में यह भी कहा है कि हम रशिया के ऊपर डिफेंस सेक्टर के अंदर सैंक्शंस लगाएंगे। ये ठीक है, मतलब इनकी आने की बातें हैं तो ये जरूर करेंगे ही। अच्छा, G7 लीडर्स के द्वारा जो ऑयल है उसके ऊपर भी प्राइस कैप लगाने की बात की गई है, ठीक है। रशिया के ऊपर होना संभावित था तो ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस की है। जैसा मैंने आपसे कहा, व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को खत्म करवाने की दिशा में कार्य करिए।
इन्होंने डिमांड की है कि इस साल के अंत तक आप इस युद्ध को खत्म करवा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे लिखित में, अगर सब कुछ सही रहा तो ले लीजिए, इस बंदे को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। क्यों मिलेगा? मुझे अंदर से ऐसी गट फीलिंग आती है, और बहुत से लोगों का ये रोल मॉडल बन के निकलेगा। शायद ही ये कीव छोड़ के निकला हो। देखिए, दुनिया भर के देशों में संकट आए हैं, ये बंदा अपनी जगह नहीं छोड़ता। जब G7 की मीटिंग चल रही है जर्मनी में, उस समय रूस ने कीव में बम फोड़े हैं, ये भाई वहां से नहीं हटता। और तो और जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय आरोप लग रहा था कि ये लोगों को उकसा करके खुद भाग जाएगा। ये बंदा वहां से भागा नहीं, अपनी सेना से मिलने रेगुलर जा रहा है, और कमरों में बैठ करके सारे देशों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करता है। व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि पेशे से कभी कॉमेडियन हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार का रवैया इन दिनों अपना रखा है, पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला है। बात रही नोबेल शांति पुरस्कार की, क्यों मिलेगा? ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन का विषय चर्चित हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि सामान्यतः कंट्रोवर्शियल चीजों को काफी ऊपर तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने बातें सुन ली, तो यहां पर एंड तक खत्म करने की इसके बारे में बात की गई है। इसके साथ साथ यह कहा गया है कि रशिया के ऊपर जितने भी ट्रेड टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी जितने प्रकार के भी व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनसे मिलने वाले पैसे को यूक्रेन को दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट G7 के हवाले से निकलकर आई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहां पर पहले भी अभी सुबह ही के आसपास मैंने सेशन कराया है। अगर आप समय निकाल पाए तो मॉर्निंग का मेरा सेशन देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि G7 नेशन टू अनाउंस बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ न्यू रशियन गोल्ड। G7 देशों ने, मैंने सुबह ही आपको बताया भी था, और मैंने सुबह प्रॉमिस भी किया था मैं इवनिंग में G7 कवर करूंगा, तो उसी के तहत इन्होंने कहा है कि हम गोल्ड का इंपोर्ट भी रशिया से बैन कर देंगे। ठीक है, साथ में अमेरिका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा। ये G7 के दौरान हुई चर्चित चीजें हैं। ठीक है, साथ में G7 देशों के द्वारा रूस से कहा गया है कि जो भी हिस्से उसने यूक्रेन के कब्जे में लिए हैं, विशेष रूप से जो लोनास्क और डोहास्क वाला जो हिस्सा है, वो हिस्से वापस यूक्रेन को लौटा दिए जाएं, ये डिमांड की गई है। ठीक है, अब आती है प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री G7 देशों के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री को यहां इनवाइट किया गया था। हालांकि शुरुआत के दौर में इस प्रकार की न्यूज भी काफी उड़ी थी, और हमने ये कवर भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जर्मनी इंडिया को इनवाइट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया ने रूस को किसी भी प्रकार से कंडम नहीं किया। किस बात पर? कि उसने यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने आपके सामने सारे सेशंस लाए, उनमें हमने आपको क्लियर किया कि भारत को इनवाइट किया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी फाइनली आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब चूंकि ये यहां पहुंच चुके हैं, तो एक बहुत ही लाजमी सवाल बनता है। सारे के सारे देश मिलकर के एक ही बात कह रहे हैं कि हम रशिया के साथ ये कर देंगे, हम रशिया के साथ यूं कर देंगे। फिर भारत को यहां कैसे बुला लिया गया? बोले क्यों? क्योंकि भारत ने तो रूस के ऊपर ना तो एक बार भी उसकी निंदा की है, ना ही भारत ने रूस के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना ही किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर भारत ने लगाया है। वहीं भारत G7 के साथ भी उठ रहा है, क्वाड के साथ भी उठ बैठ रहा है, साथ में अब यहां पर इस संगठन में भी जाकर चला गया। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या बयान दिया, यह मायने रखता है। भारत के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई कि आप ऐसे संगठन में आकर बैठे हैं जो रशिया विरोधी हो रखा है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इनका साथ देना चाहिए और रूस से आने वाले तेल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? भारत ने साफ साफ कहा कि देखिए, बात ऐसी है, यह हमारा अपना मामला है, और रही बात ऊर्जा सिक्योरिटी की, तो कोई और सस्ते दामों पर हमको माल देने को तैयार नहीं होगा। तो हम अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से भी निभने को तैयार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की शिकायत हुआ करती थी कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया में चल रहा है। वो G7 में भी बैठता है तो रशिया के साथ भी बात करता है, ब्रिक्स में बैठकर। कहने का मतलब यह है कि भारत की ये जो इमेज है ना, ये काफी ज्यादा काबिले तारीफ हो रही है कि ये किसी भी मीन मेघ में नहीं है, अपना काम निकलवाने में लग रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि बकायदा प्रॉपर तरीके से G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोग यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने यहां पर पूरी तरह से पहुंचा, और भारत ने कहा कि वेस्ट नीड इट्स सपोर्ट, कि भाई मतलब सबको ये शो करना चाहिए कि हम मतलब सपोर्ट करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो है काफी अच्छा, जिसमें कि मोदी से मिलने के लिए बाइडेन खुद चल के आते हैं, आप भी देखें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े हैं और इसी बीच में ये आते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और एक बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं। ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो का पर्टिकुलर क्लिप, ठीक है। एनीवे, वर्ल्ड लीडर्स जब कैमरे के सामने होते हैं तो बहुत ही हम्बल तरीके से मीट करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये असल में इंसान से इंसान की मुलाकात नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश की मुलाकात है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दीज आर नॉट द इंडिविजुअल पर्सन, है ना, कि भाई मोदी जी से मुलाकात नहीं, ये आपके भारत का सम्मान है, वहीं अमेरिका वालों का भी भारत की तरफ से सम्मान है। तो ये इस प्रकार की पर्सनल मीटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने ये देख लिया कि लोगों से पूछा गया तो अरिंदम बागची ने साफ साफ कह दिया कि साहब ऐसा तो कोई मतलब है नहीं, भारत ने जो साफ साफ कह दिया है कि हम अपना काम पूरा तरह से करने को तैयार हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकली कि भाई इस मीटिंग में बात क्या निकल कर आई, वो मैंने आपको अक्सर सारी बातें बताने की कोशिश की। एक बड़ी चीज जो यहां पर निकल के आई वो थी $600 बिलियन का लोन ग्रांट किया गया है। किसको? चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए $600 बिलियन का प्लान बनाया गया है। अब यहां पर ना चाइना की थोड़ी अमेरिका की थोड़ी मजाक बननी चाहिए। अगर कोई भी विद्यार्थी पुरानी क्लास का हो, यानी 1 साल पुराना हो, जो मुझसे लास्ट ईयर भी G7 पढ़ा हो, आपको याद होगा उस समय चीन ने इसकी मजाक बनाई थी और उसमें मजाक बना के इन सबको इकट्ठा करके बहुत मजाक बनाई थी, बेहुदा मजाक बनाया था। फिलहाल के लिए सवाल यह है कि G7 मीटिंग के अंदर जब लीडर आपस में $600 बिलियन की बात कर रहे हैं, बता दो मुझे लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी, उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में तब तक बता दो। मैं आपको इस नए वाले का नाम बता देता हूं जो इन्होंने $600 बिलियन का फंड बनाया है। इसका नाम रखा गया है PGII। आप याद रखिएगा, इस बार एक नया शब्द बना है, इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट, ये याद रखिएगा, है ना। हाँ भाई, कोई बताएगा पुरानी चीजें याद आ रही हो? ये विकास ने बता दिया है, लेकिन हाँ फोटो वाली मजाक भी याद आ गई है। बहुत बढ़िया। मिडनाइट सफर, अरे क्या बात है, ये ब्लू स्काई, मतलब क्लैपिंग्स फॉर यू यार, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये सुमन कुमार गुप्ता, अहीर बाबू, है ना, निकिता, दीपक, ये हमारे विद्यार्थियों की खासियत है कि उन्हें ना फैक्ट्स याद रहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम इन लोगों ने एक नया नाम दिया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, याद आ रहा है? BBB और W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी दुनिया को वापस अच्छा बनाया जाए। उसके लिए जो पैसे निकालने की बात थी ना, लास्ट ईयर की बात है, ये 1 साल पूरा हो चुका है। कितने पैसे आए? 54, एक भी पैसा नहीं आया। तो इन्होंने नया नाम दिया है। नया नाम क्या है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा निकालने की बात हुई है? $600 बिलियन। और क्या कहा गया है? अमेरिका ने कहा $200 बिलियन मैं दूंगा इसके अंदर। अगली बार फिर मिलेंगे नए नाम के साथ, कुछ नहीं होना जाना। चीन भर भर के पैसा देता है दुनिया के देशों को, ये बात करते हैं फर्जी। यूरोपियन यूनियन से कहा गया कि तुम लोग मिलकर के $300 बिलियन दो, बाकी $100 बिलियन जापान के हिस्से में जाएंगे या फिर जो यूके वगैरह है इनके हिस्से में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक प्रकार से नई चीज यहां पर घोषित की गई। इस पैसे का करेंगे क्या साहब ये लोग? इनने कहा है कि सिंगापुर से होते हुए, अब दिमाग लगाना, सिंगापुर से नीचे आए स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का से बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, फिर बाबे मंडल, रेड सी, स्वेज कैनाल और होते हुए मेडिटेरेनियन सी से लेकर के फ्रांस तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी एक सबमरीन केबल डाली जाएगी, इंटरनेट की केबल, जो कहां से जाएगी? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इजिप्ट, इनकी बगल में से निकल करके जाएगी। इसके बारे में यह पैसा खर्च होगा। एक तो जानकारी इसमें यह दी गई है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पैसे खर्च किए जाएंगे उनमें जो बड़ा मुद्दा बताया गया है वो है कि एक सबमरीन केबल हम लोग डालने वाले हैं, ये यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पोर्टस के द्वारा जानकारी दी गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि हम लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे सेनेगल में। आप पूछेंगे ये कहां से आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि सेनेगल के व्यक्ति भी यहां पर प्रेजेंट थे, तो उनको भी कुछ देना था। साथ में सोलर पावर्ड प्रोजेक्ट इन अंगोला, अंगोला में सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इस तरह के कुछ फर्जी काम इन्होंने अनाउंस किए हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा निकल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए, ग्लोबल टाइम्स ने फिर से इनकी फोटो टांक दी है कि यूएस आइज रशिया चाइना एट G7 समिट एमिड वॉर एट
होम, है ना, खुद के घरों में आग लगी पड़ी है, बात हमारी कर रहे हैं। मजाक तो बनानी है, मौखरी के लिए भी अभी आ जाएगा। इसने कहा कि दुनिया भर के अंदर इतने प्रकार के संकट चल रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता केवल चाइना चाइना चाइना। अच्छी बात है, चाइना को भी लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है। मैंने कोशिश पूरी की है G7 के अधिकांश एजेंडों को टच करने की, फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो किसी इशू के माध्यम से या किसी अन्य सेशन के माध्यम से मैं आपसे G7 के बारे में जरूर शेयर कर दूंगा। आप भी इसे पूरी तरह तैयार कर लीजिएगा, मैंने कोशिश पूरी की है। बाकी ये जो सारा कंटेंट है ना, ये आपको क्लास पूरी होने के बाद में इसी सवाल पूरी PDF RNA के साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरे ही नाम से, अंकित अवस्थी सर के नाम से, है ना, या फिर एक और है जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से, आपको ये पूरा कंटेंट वहां प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे गुजारिश है, जितने भी साथी इस समय लाइव हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि जनरली सेशन हमारा 10 बजे होता है, अब हम थोड़ा जल्दी शुरू कर चुके हैं 9 बजे। तो होता यह है कि अवेयरनेस की कमी रहती है, तो आपसे अगर यह काम करवा लिया जाए तो बड़ा भला होगा भाई, बहुतों का, क्योंकि वो पढ़ लेंगे लाइव, है ना। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना, तो अनअकैडमी पर इस समय अंकित 10 रेफरल कोड के साथ 20% डिस्काउंट अनलॉक 20 में चल रहा है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग SSC कैटेगरी, UPSC कैटेगरी, सभी जगह पर मतलब 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कब तक के लिए है? ये 30 तारीख तक के लिए है। इनके अंदर जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे, उस कोर्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। यदि आप UPSC कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो टॉप एडुकेटर्स के साथ आपको सारी क्लासेस मिलती है। साथ में अनअकैडमी के अंदर UPSC का ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो चीज आपको लगभग 2.5 लाख रुपए में मिलती है और उसके अलावा रहने खाने का खर्चा अलग से करना पड़ता है, वो चीज अनअकैडमी आपको नॉमिनल कीमत पर लगभग 60-70 हजार रुपए में उपलब्ध करा देती है, इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश बोथ कंटेंट, साथ में ऑप्शनल की क्लासेस भी। ये सब आपको बहुत नॉमिनल कीमत पर मिल जाती हैं यदि आप UPSC कैटेगरी में कोर्स परचेज करते हैं। तो मेंस के लिए फिलहाल हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अल्टीमेट तरीके से चल रही हैं, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी हैं। आप 1-to-1 मेंटरशिप के साथ कोर्स मात्र 70,000 से भी कम कीमत पर ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अगर आप चाहें EMI फैसिलिटी का उपयोग करना, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट लगती है, 2 घंटे से कम समय में हम आपका लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको, और ये 30 तारीख तक के लिए आपका ऑफर वैलिड रहेगा, है ना, तो आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इन एनी कैटेगरी। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं तो सुरक्षित फील करें ही, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी महिलाओं से सुरक्षित फील करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।